दानी, एक काम करोगी? आहिल इल्तिजाइया नजरों से देखता हुआ बोला। कौन सा काम? दानी पेशानी पर बल डाले उसे देखने लगी। मैं चाहता हूँ तुम अब इस हकीकत से वाकिफ हो जाओ। कौन सी हकीकत? दानी उसे देखने लगी। तुम्हारे डैड के लॉकर में मेरे चाचू का लैपटॉप है, मुझे वो लाकर देना है। लेकिन तुम्हारे चाचू का लैपटॉप डैड के पास कैसे और तुम्हें क्या काम? दानी उलझ गई। तुम लैपटॉप ले आओ, तुम्हारे तमाम सवालों के जवाब मिल जाएंगे। वो जो बंद कमरे में तुम देखती हो, इनके मुतालिक भी जान जाओगी। दानी स्पॉट अंदाज में उसे देखने लगी। तुम सच कह रहे हो? मुझे सब कुछ बताओगे ना? हाँ, तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। बस मुझे वो लैपटॉप चाहिए दानी, किसी भी शर्त पर। आहिल उसे बाजुओं से थामता हुआ बोला। अच्छा, अगर मैं घर जाऊंगी तो ला दूंगी तुम्हें, दानी मुस्कुराती हुई बोली। आहिल भी धीरे से मुस्कुरा दिया। दानी ने हाथ बढ़ाया और आहिल के डिंपल को छूकर देखने लगी। आहिल की मुस्कुराहट मजीद गहरी हो गई। दानी मुस्कुराने लगी। किसी जमाने में तुम्हें ये डिंपल बिल्कुल पसंद नहीं था। आहिल उसकी आंखों में देखता हुआ बोला। आज भी जहर लगता है, दानी मुंह बनाती हुई बोली। आहिल कहका लगाता बेड से उतर गया। कहाँ जा रहे हो? दानी उसे दरवाजे की सिमट फटता देखकर बोली। फोन करने जा रहा हूँ, तुम मूवी देखो, अभी आ जाऊंगा। आहिल उसका मुंह थपथपाता हुआ बोला। जल्दी आ जाना, ये ना हो कि वापस आओ तो तुम्हें दानी की बजाय हड्डियों का ढांचा मिले। दानी जोर से बोलती उसे देखने लगी, जो मुस्कुराता हुआ बाहर निकल गया। कैसी हो दानी? अनम उसके गले लगती हुई बोली। मैं ठीक हूँ, और तुम? दानी गर्मजोशी से ना मिली। मैं भी बिल्कुल ठीक, बैठो, अनम उसे देखकर बोली। आहिल बाहर से ही छोड़कर चला गया था। वो मुझे डैड से मिलना था। दानी जबरन मुस्कुराती अंदर चल दी। अनम शाने उचकाती गार्डन की जानिब चल दी। सानिया तैयार होकर बाहर निकल रही थी जब दानी दरवाजे पर पहुंची। दानी से मिलकर वो चली गई और दानी जुबैर के पास आ गई। जब से आहिल ने मना किया था, दानी जुबैर से गले मिलने से गुरेज बरत रही थी। जुबैर, डैड आजकल क्या कर रहे हैं आप? दानी आसपास देखती हुई बोली। कुछ नहीं, बस इलेक्शन की तैयारियों में मसरूफ है। काम तो कुछ भी नहीं रहा, मजलूमियत से बोले। तो फिर ये सब कैसे कर रहे हैं आप? दानी फिक्रमंदी से बोली। भीख मांगकर, और कैसे? कुछ से उधार लेकर, जुबैर अफसोस से बोले। आई एम सॉरी डैड, लेकिन मैं आहिल को धोखा नहीं दे सकती थी, इसीलिए आपकी कॉल अटेंड नहीं करती थी। डैड, आहिल को धोखा देना मुमकिन नहीं। वो मेरा चेहरा, मेरी आंखें पढ़ लेता है, उसे खुद मालूम हो जाता है। दानी, मुझे अगर अफसोस है तो सिर्फ इस बात का कि तुम एक गलत इंसान के साथ हो, जो तुम्हें अपने साथ सिर्फ अपने फायदे के लिए रखे हुए है। नहीं डैड, आहिल ऐसा नहीं है। दानी नफी में सर हिलाती हुई बोली। तुम खुद को तसल्ली दे रही हो या मुझे? 5 महीने पूरे होने को हैं, जल्द या बदेर वो तुमसे बात करेगा इस मुतल्लिक। दानी बेयकीनी की कैफियत में नफी में सर हिलाने लगी। तुम आज यहाँ आई नहीं, भेजी गई हो। सही कह रहा हूं ना? जुबैर के लहजे में चोट थी। दानीन, किस लिए भेजा है उसने तुम्हें, मुझे बताओ। जुबैर दानी के साथ आ बैठे। नहीं डैड, ऐसा कुछ नहीं है। आहिल ने बोला था आज ईद है तो मैं सबसे मिल आऊं। दानी आंसुओं पर बंद बांधती हुई बोली। दानीन, अब तुम अपने डैड से भी झूठ बोलोगी? वो अफसोस से बोले। ऐसा कुछ भी नहीं है डैड। दानी नफी में सर हिलाती बोल रही थी। 1 मिनट, आसिम आया है, मैं कुछ देर तक आता हूँ। जुबैर जानता था आहिल ने दानी को लैपटॉप के लिए भेजा होगा, इसीलिए खुद ही मौका फराहम कर दिया ताकि दानी को रंगे हाथों पकड़ सके। दानी ने मौका गनीमत जाना और जुबैर के जाते ही उठ खड़ी हुई। नहीं आहिल, मेरा इस्तेमाल नहीं कर रहा। दानी बोलती हुई अलमारी के सामने आ गई। दानी लॉक जानती थी, इसीलिए एक ही लम्हे में खोल लिया, लेकिन अंदर कुछ पेपर्स और पैसों के सिवा कुछ भी नहीं था। आहिल ने कहा था लॉकर में होगा, लेकिन यहाँ तो नहीं है। दानी लॉकर बंद करके अलमारी में तलाशने लगी। दानी, क्या ढूंढ रही हो? जुबैर की आवाज पर दानी उछल पड़ी। कुछ भी नहीं डैड। दानी ने फौरन अलमारी बंद कर दी। क्या चाहिए तुम्हें? जुबैर जांचती नजर से देखते हुए बोले। नहीं वो, दानी से कोई बात नहीं बन पड़ी। दानी, जो चाहिए मुझसे मांग लेती, लेकिन इस तरह मेरी गैर मौजूदगी में तलाशी लेना। वो आंसू बहाते बैठ गए। मेरी बेटी को क्या बना दिया इस आहिल हयात ने? आज अपने बाप की जासूसी कर रही है। वो रोते हुए बोल रहे थे। डैड, ऐसा कुछ नहीं। आहिल ने मुझे लैपटॉप का बोला था, मैं वही देख रही थी। कहाँ है, मुझे दे दे वो आप। दानी इसके सामने बैठती हुई बोली। कौन सा लैपटॉप दानी? जुबैर हैरत से बोले। आहिल के चाचू का। दानी झिझकती हुई बोली। मेरे पास कैसे हो सकता है आकिब हयात का लैपटॉप? वो शिद्दत से बोले। पता नहीं डैड, आहिल ने बोला था। सुरमई आंखों में उलझन थी। दानीन, मैंने तुम्हें कहा था कि वो तुम्हें इस्तेमाल कर रहा है। देखो क्या मैं गलत कह रहा था? डैड, ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप समझ रहे हैं। वो बस सबसे अलग है। दानी ने मुतमिन करना चाहा। अच्छा, 1 मिनट रुको। जुबैर कहकर खड़े हो गए और अपना लैपटॉप उठा लाए। ये चंद रोज पहले आहिल मेरे पास आया था, अब खुद देख लो। जुबैर ने वीडियो प्ले कर दी। मैं दानी को तलाक दे दूंगा। स्क्रीन पर आहिल दिखाई दे रहा था और आहिल की आवाज दानी कैसे ना पहचानती। नो। दानी बेयकीनी से देखने लगी। मैं जानती हूँ आप सियासत वालों को आपने कुछ कहा होगा, तभी इसने ये बात की। दानी आंसू बहाती जुबैर को झंझोड़ने लगी। दानी, मैंने कुछ भी नहीं कहा इसे। वो सब मुझसे लैपटॉप मांग रहा था उस टाइम भी, कि अगर मैं लैपटॉप दे दूं तो वो तुम्हें तलाक देकर फारिग कर देगा। डैड, क्या है इस लैपटॉप में? दानी हलक के बल चिल्लाई। दानी, मैं तो खुद भी नहीं जानता। आकिब की लाश होटल से मिली थी, फिर मेरे पास कैसे उसका लैपटॉप आ सकता है? वो मासूमियत से बोले। पागल कर दिया है आप सबने मुझे। दानी चिल्लाती हुई बाहर निकल गई। जुबैर आंसू साफ करते मुस्कुराने लगे। देखता हूं मैं कैसे दानी को मेरे खिलाफ करते हो तुम आहिल। वो अहंकार भरते हुए बाहर निकल आए। दानी अपने कमरे में आ गई। क्या हो रहा है ये सब? दानी ने आंसू बहने दिए। आहिल कुछ कहता और डैड कुछ। मुझे कुछ समझ नहीं आता। आहिल, अनम के साथ तो कभी मेरे साथ, कभी तुम डैड के खिलाफ खड़े हो तो तुम
आहिल तुम क्या हो? मुझे गुमान था कि मैं तुम्हें समझने लगी हूँ, लेकिन मैं आज भी वहीं खड़ी हूँ जहाँ अव्वल रोज खड़ी थी। तुमने खुद पर हजारों मास्क चढ़ा रखे, और जब कोई मास्क उतरता है तो तकलीफ सिर्फ मुझे होती है, सिर्फ मुझे। दानी बेड के नीचे बैठती चली गई। किस पर भरोसा करूं और किस पर नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा। दानी सर हाथों में थामती हुई बोली, सर मेरी मालूमात के मुताबिक जिस जगह का मैं आपको बता रहा था वहां लड़कियों को अगवा करके रखा जाता है। रफीक की आवाज स्पीकर पर उभरी। बहुत खूब रफीक, ईद का दिन और कैसा मौका, सब अपने अपने घरों में होंगे। मेरा नहीं ख्याल वहां कोई खास इंतजाम होगा आज। आहिल टहलता हुआ बोला, जी सर, मतवक्को तो यही है। मैंने आईजी से बात की है, कुछ बड़े ऑफिसर को भी हमारे हमरा भेजेंगे वो। ठीक है, तुम जाओ और सबसे पहले मुझे खबर देना इनके बॉस की और इस पे मुलव्वस तमाम अफराद की। आहिल ने कहकर फोन बंद कर दिया। दानी का फोन ऑफ क्यों जा रहा है? आहिल फिक्रमंदी से बोला। एक बार फिर से दानी का नंबर मिलाया, लेकिन मायूसी हुई। होप सो वो ठीक हो। आहिल बोलता हुआ नंबर ढूंढने लगा। हेलो मानी। जी सर। दानी कहाँ है? मुझे पूरी खबर चाहिए। वो सही सलामत है ना? जी सर, दानी मैडम अपने कमरे में है और बिल्कुल ठीक है। कुछ ही देर पहले मैं उन्हें जाते देख रहा था। आहिल सांस खारिज करता इस बात में सर हिलाने लगा। ठीक है कहकर आहिल ने फोन बंद कर दिया। दानी ने फोन क्यों ऑफ किया है? आहिल की पेशानी पर बल पड़ गए। उफ, कुछ समझ नहीं आ रहा, कौन सही है और कौन गलत। दानी सर थमे बिल्कुल बाहर निकल आई। वो मरे मरे कदम उठाती चल रही थी। ईद का त्योहार था, लेकिन उसके घर के अफराद को देखकर मालूम होता था शोक मना रहे हैं। अनम अपने कमरे में परेशानी के आलम में टहल रही थी और माँ बाप डिनर पर जा चुके थे। आहिल प्लीज मेरी बात सुन लो, मुझे बहुत जरूरी बात करनी है। अनम की रोती हुई आवाज दानी की साथों से टकराई। अनम देखो, फिलहाल मैं अपने मसाइल में उलझा हुआ हूँ, मेरे पास वक्त नहीं है। अच्छा ठीक है, तुम मिल नहीं सकते, लेकिन फोन पर तो मेरी बात सुन सकते हो ना? अनम इल्तिजाई अंदाज में बोली। मैं इस वक्त एक मीटिंग में हूँ, फ्री होकर तुम्हें कॉल बैक करता हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारी कॉल का इंतजार करूंगी। अनम मायूसी से बोली। दानी दीवार पर हाथ रखे अश्क बहा रही थी। वो अनम की बातों को नजरअंदाज करती आ रही थी। कहीं डैड ठीक तो नहीं कह रहे थे कि अनम और आहिल? दानी ने मुंह पर हाथ रख दिया। अश्क तेजी से दानी के चेहरे को भिगो रहे थे। दानी भागती हुई अपने कमरे में आ गई। फोन ऑन किया तो मैसेजेस की टोन सुनाई देने लगी। किसी अनजान नंबर से तस्वीरें आई थी। दानी ने व्हाट्सएप खोली और तस्वीरें खोलने लगी। आहिल की तस्वीरें थी। कोई खातून उसकी जानिब झुकी कान में बोल रही थी। दानी की पेशानी पर बल पड़ गए। दानी ने दूसरी तस्वीर खोली। ये अनम के साथ थी। आसपास कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। अनम मुस्कुरा रही थी। दानी ना समझी से इन तस्वीरों को बार बार जूम करके देखने लगी। या अल्लाह, ये इंसान मुझे पागल करके ही दम लेगा। दानी मोबाइल सामने दीवार पर मारती हुई बोली। आहिल तुम धोखेबाज हो, मुझे बेवकूफ बना रहे हो और मैं बनती जा रही हूँ। हद है दानीन, तुम पर हद है। दानी खुद को कोसती हुई बोली। आहिल हयात, अब दानीन तुम्हारे बताए गए, अब तुम्हें बताएगी दानीन, धोखा कैसे दिया जाता है। जो मोहब्बत का लिबादा तुमने ओढ़ा, मैं भी वही ओढ़कर तुम्हें धोखा दूंगी। फिर तुम मुझे बताना कैसा टेस्ट था इस धोखे का। तुम्हारे सामने किसी और के साथ खड़ी होंगी मैं। तुमसे बर्दाश्त नहीं होता ना मुझे कि कोई छुए। अब मैं तुम्हारा ज़ब्त आजमाऊंगी, देखती हूँ क्या करोगे तुम मेरे साथ। दानी चेहरा रगड़ती हुई बोली। आईने के सामने आई और आधे बालों को कैचर लगाया और चेहरा सेट करने लगी। ये मनहूस तो अब चलेगा नहीं। शूज पहनकर मोबाइल के टुकड़े उठाती हुई बोली। आहिल तुम लेने आओगे या मैं ड्राइवर के साथ आ जाऊं? दानी लैंडलाइन से फोन कर रही थी। मैं खुद कुछ मसरूफ हूँ, लेकिन गाड़ी भेज देता हूँ, तुम आ जाओ। अपने बाप के ड्राइवर के साथ आने की जरूरत नहीं, आहिल ने कहकर फोन बंद कर दिया। दिखाऊंगी अब मैं तुम्हें किस बाप की बेटी हूँ। दानी हंकार भरती बाहर निकल आई। ये नमूना यहाँ क्या करने आया था? आहिल तैश के आलम में खड़े हो गया। दोस्त के है मेरा वो आनी, वो दोस्त है मेरा। दानी असर लिए बिना बोली। तुम्हें वार्न किया था मैं इससे दूर रहना। आहिल उसकी बाजू दबोचता हुआ बोला। आहिल मुझे दर्द हो रहा है, छोड़ो। दानी कराह कर बोली। तुम्हें मेरी बात क्यों समझ नहीं आती? आहिल के चेहरे पर सख्ती भरती जा रही थी। पागल हूं मैं इसलिए कुछ समझ नहीं आता, लेकिन अगर तुम नॉर्मल इंसान हो तो मेरी बाजू छोड़ दो, मुझे तकलीफ हो रही है। दानी हलक के बल चिल्लाई। आहिल खुद को नॉर्मल करता 2 कदम दूर हो गया। दानी बाजू सहलाती शिकायती नजरों से उसे देखने लगी। बस यही आता है तुम्हें करना? लैपटॉप कहाँ है? आहिल उसका सवाल नजरअंदाज करता हुआ बोला। जब से जुबैर से वो सब करवाया था, उसका खून खोल रहा था, जिसके बायस आयल बिला वजह गुस्सा करने लगा था और दानी उसके गुस्से में शिकार हो रही थी। नहीं मिला, दानी रुखाई से बोली। क्या मतलब नहीं मिला? आहल अबरोज काकर बोला। नहीं मिला तो मतलब नहीं मिला, इसमें ऐसी कौन सी बात है जो समझ नहीं आई? दानी तेज तेज बोल रही थी, आंखों में नहीं तैर रही थी। तुम्हें मिला नहीं है, जानबूझकर नहीं लाई, बताओ मुझे। आयल उसका रुख अपनी जानिब मोड़ता हुआ बोला। एक बार बता दिया है मैंने, बार बार वजाहत देने की रवादार नहीं हूँ, समझे तुम? दानी उसकी आंखों में आंखें डालती हुई बोली। दानी के बदले तेवर देखकर आहिल खामोश हो गया। क्या हुआ है तुम्हें? आपकी आहिल नरमी से बोला। कुछ नहीं हुआ मुझे, छोड़ो। दानी अपना हाथ छुड़वाती हुई बोली। आहिल उसे बेड के पास ले आया और अपने सामने बिठाया। दानीन हयात तुमसे ज्यादा आहिल हयात तुम्हें जानता है। अब बताओ क्या हुआ जंगली बिल्ली, क्यों बनी हुई हो? मुझे तुमसे बात नहीं करनी, दानी चेहरा झुकाकर बोली। आंखें किसी भी लम्हे बरसने को तैयार थी, लेकिन मुझे तो तुमसे करनी है ना। अच्छा ये बताओ, 5 महीने पूरे होने वाले हैं, आगे के बारे में क्या सोचा है? आहिल उसका चेहरा ऊपर करता हुआ बोला। वो जल्द या बदेर इस मुतालिक तुमसे बात करेगा। दानी के कान में जुबैर की आवाज गूंजने लगी। तुम क्यों इस बारे में बात कर रहे हो? क्योंकि बात करना जरूरी है। मैं जरूरी नहीं समझती।
دانی ہمیں اس بارے میں بھی اپنے اور مستقبل کے بارے میں بھی بات کرنی پڑے گی. ایسے کب تک چلتا رہے گا؟ آہل نرمی سے سمجھانے لگا. جب تک میرا دل کرے گا. کیا مطلب؟ آہل پیشانی پر بل ڈالتا ہوا بولا. جب تک میرا دل کرے گا میں تمہارے ساتھ رہوں گی اور اس بارے میں ہم کوئی بات نہیں کریں گے. جب تک میرا دل کرے گا میں ایسے ہی اپنے پاس رہوں گی اور اس پر مزید کوئی بحث نہیں ہوگی. کتنی مماثلت تھی الفاظ میں. آہل نفی میں سر ہلاتا ہوا دانی کو دیکھنے لگا. لمحہ بھر اس کو لگا وہ وقت میں پیچھے چلا گیا ہے. دانی میری نظروں سے دور ہو جاؤ. آہل ضبط کرتا ہوا بولا. دانی پھٹی پھٹی نظروں سے اسے دیکھنے لگی. کیا بات ہوئی؟ آئی سیڈ گیٹ آؤٹ. آہل ماضی میں گم ہوتا جا رہا تھا. تم انتہائی مطلب پرست اور گھٹیا انسان ہو. آہل حیات میں تمہیں صرف اپنی ذات سے مطلب ہے. باقی ساری دنیا جائے بھاڑ میں. تم صرف اپنے مفاد کو، اپنے نفع نقصان کو سوچتے ہو. دوسرے کیا سوچتے ہیں، کیا چاہتے ہیں، تمہیں کوئی فرق نہیں پڑتا. دانی روتی ہوئی اس کا گریبان پکڑے بول رہی تھی. آہل نے سختی سے آنکھیں بند کر رکھی تھی. دانی آؤٹ. میں اکیلا رہنا چاہتا ہوں کچھ وقت. تمہیں میری باتیں کیوں سمجھ نہیں آتی؟ ایک دم آہل پھٹ پڑا. دانی اس کا گریبان چھوڑتی باہر بھاگ گئی. رفیق، یہ جگہ تو خالی ہے. پولیس اہلکار آس پاس دیکھ رہے تھے. سر، مجھے یہاں کی ہی لوکیشن ملی تھی اور اس جگہ کو دیکھیں. مجھے لگتا ہے وہ افراد فرار ہو گئے ہیں. رفیق ٹوٹی پھوٹی چیزوں اور رسیوں کو دیکھتا ہوا بولا. ساری جگہ کی اچھے سے چھان بین کرو. آفیسر اونچی آواز میں بولا اور سب ٹارچ آن کیے چل دیے. شٹ! رفیق افسوس سے دیوار پر ہاتھ مارتا ہوا بولا. اگر وہ فرار بھی ہوئے ہوں گے تو کچھ وقت قبل. رفیق کے دماغ میں چھماکا ہوا. یقیناً عقبی دروازہ بھی ہوگا. رفیق سوچتا ہوا اندر کی جانب چل دیا. گھوم پھر کر عقب میں آیا تو ایک دروازہ کھلا تھا. مجھے معلوم تھا وہ ابھی فرار ہوئے ہوں گے. رفیق اپنی گن نکالتا باہر نکل گیا. یہاں آبادی زیادہ نہیں تھی. ویران سا علاقہ تھا. دور سے اسے ایک گاڑی آتی ہوئی دکھائی تھی. رفیق محتاط انداز میں آگے بڑھنے لگا. تم انہیں لے کے جاؤ. جو باقی سامان ہے وہ میں لے آتا ہوں بائک پر. اگر سر کو معلوم ہو گیا تو 1 منٹ میں کام تمام کر دیں گے. رفیق قریب پہنچا تو آواز سنائی دینے لگی. رفیق نے آگے ہو کر دیکھا تو گاڑی میں لڑکیاں تھیں. ان کے آگے جانے سے پہلے ہی وہ گاڑی والا نکل گیا. رفیق پھونک پھونک کر قدم اٹھاتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا. جو ہی وہ اس کے عقب میں پہنچا رفیق نے اس کے سر پر گن ماری. وہ سر پر ہاتھ رکھے چہرہ موڑ کر رفیق کو دیکھنے لگا. خون نہیں نکلا تھا کیونکہ گولی نہیں چلائی تھی، لیکن رفیق نے اسے اپنے ٹھکانے پر پہنچا دیا کیونکہ آہل خود ڈیل کرنا چاہتا تھا اور خود واپس اسی گھر میں آ گیا. گھر کی حالت دیکھ کر اور ان اشیاء کو دیکھ کر یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہاں لڑکیوں کو رکھا گیا تھا، لیکن شاید انہیں معلوم ہو گیا تبھی ہم سے پہلے نکل گئے. آفیسر رفیق سے ڈسکس کرنے لگا. جی سر، مجھے بھی یہی شبہ ہے. کسی نے انہیں آگاہ کر دیا. رفیق افسوس سے بولا. لیکن میں شکر گزار ہوں آپ آج کے روز آئے. باقی یہ سب تو چلتا ہی رہتا ہے. کوئی بات نہیں، یہ تو ہمارا فرض ہے، لیکن زیادہ خوشی تب ہوتی اگر وہ پکڑے جاتے. پکڑے بھی جائیں گے. اب وہ دنیا ٹھکانہ ڈھونڈیں گے. مشکل کام ہو جائے گا. ٹھیک کہہ رہے ہو. یہاں پر نظر رکھواؤں گا میں تاکہ کوئی آئے تو معلوم ہو سکے. رفیق مسافہ کرتا نکل گیا. آہل ڈیڈ ٹھیک کہتے تھے. تم صرف اپنے مطلب کے لیے میرے ساتھ ہو اور میں تمہاری وجہ سے ڈیڈ کو انکار کر رہی تھی. کتنی بے وقوف ہوں میں. میں نے تمہیں لیپ ٹاپ نہیں دیا تو تم نے مجھے کچھ نہیں بتایا. اگر مجھے اپنی بیوی مانتے تو سب کچھ پہلے ہی بتا دیتے. پتہ نہیں کیا کیا کرتے رہتے ہو تم جیسا انسان اعتبار کے قابل ہی نہیں ہے. میں نہ جانے کیوں تم پر بھروسہ کرنے لگی تھی. تم نے تب بھی مجھے دھوکہ دیا تھا جب تمہیں ریفائنری چاہیے تھی، اور اب بھی تم صرف میرا استعمال کر رہے ہو. اور اب جب مجھ سے کوئی غرض ممکن نہیں تو تمہیں مستقبل یاد آ گیا. مطلب اب مجھے اٹھا کر پھینک دینا چاہتے ہو. کتنے خود غرض ہو تم آہل. میں تمہیں کیا سمجھتی رہی اور تم کیا نکلے. کر لی آج دانین حیات نے یہ مسٹری بھی سالو. آہل حیات ایک مطلب پرست اور خود غرض انسان ہے اور کچھ بھی نہیں. دانی کا چہرہ آنسوؤں سے تر ہو چکا تھا. تکلیف چہرے سے عیاں تھی. رفیق، میں نے تمہیں بھیجا تھا ساتھ میں اسی لیے، لیکن پھر بھی وہ فرار ہو گئے. آہل افسوس سے بولا. سر، سب کو تو نہیں پکڑ سکا لیکن ایک لڑکا ہاتھ لگا ہے. اس کو اگلوا سکتے ہیں. البتہ شک تو میرا زبیر پر ہی ہے، لیکن پھر بھی تصدیق کرنا مناسب ہے. ٹھیک ہے، تم اسے سنبھال کر رکھو. اس کی خاطر تواضع میں کوئی کے لیے میں خود آ جاؤں گا. جی سر، میں نے اسے ٹھکانے پر پہنچا دیا ہے. آپ ہی کا انتظار ہے. آہل نے بنا کچھ کہے فون بند کر دیا. آہل بالوں میں ہاتھ پھیرتا چلنے لگا. یہ زبیر نہ جانے کون سی پٹیاں دانی کو پڑھا دیتا ہے جو وہ اس طرح ریئیکٹ کرنے لگتی ہے. پہلے کم ٹینشن ہیں جو وہ مزید بھیج دیتا. زبیر کے منہ سے سن کر تو میں اب جلد از جلد اسے سزا دینا چاہتا ہوں. تم آزاد گھوم رہے ہو اور میرا خون چل رہا ہے. آہل مٹھیاں بھیج کر بولا. دانی، اف، میں کیا کروں تمہارا. دانی کا خیال آنے پر اس کے اعصاب ڈھیلے پڑے. فی الحال تو تمہیں نہ چھیڑنا ہی بہتر ہے. بعد میں آ کر بات کروں گا. آہل کوٹ بدلتا ہوا بولا. ہیلو ڈیڈ. دانی کی آہستہ سے آواز ابھری. کیا ہوا دانین؟ فکر مندی سے زبیر بولے. ڈیڈ، میں آپ کی ہیلپ کرنے کے لیے تیار ہوں. دانین، اگر تم آہل کے ساتھ خوش. ڈیڈ، اب واپس وقت دیکھنے کا نہیں رہا. آپ کب تک اس طرح سروائیو کریں گے؟ اس لیے مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کا ساتھ دینے میں. آپ مجھے کال کر کے بتا دینا جس دن کا پلان ہو.
दानी ने कहकर फोन बंद कर दिया। जुबैर के चेहरे पर फातिहाना मुस्कुराहट थी। ये है रहीम जो मेरी बेटी का शौहर बनना चाहता है। शक्ल देखो जरा इसकी, कैसी गरीबों वाली। जुबैर हकारत से बोले। रहीम सर झुकाए खड़ा था। लड़के की हिम्मत तो देखो। जुबैर, प्यार करना तो एक तरह, निकाह कर लिया। ये सब लालची होते हैं, तभी लड़कियों को प्यार का झांसा देते हैं ताकि हमारी दुनिया में आ सकें। रहीम, वो वेटर से ट्रे ले लो और यहाँ सबको सर्व करो। जुबैर तहक्कुम से बोले। रहीम आंसू पीता चल दिया। रहीम ट्रे लेकर आया और सबको सर्व करने लगा। सब हंस रहे थे उसे देखकर। तुम थक गए हो ना, जाओ जाकर बैठ जाओ, शाबाश। जुबैर उसके शाने पर हाथ रखता हुआ बोला। वहां कहाँ जा रहे हो? रहीम चेयर्स की तरफ कदम बढ़ा रहा था। यहाँ बैठो मेरे पास, पाँव के पास। वो नखवत से बोले। रहीम मजबूर था ये सब सहने पर, सो खामोशी से इनके पाँव में बैठ गया। ये औकात है इनकी, और चले हैं हमारे बराबर बैठने। जुबैर कदूरत से बोले। बिल्कुल सही कहा तुमने जुबैर, इन जैसे गंदे लोगों को इनकी असल जगह रखा जाए। अब उम्र भर अपनी औकात नहीं भूलेगा ये। सब रहीम को देखकर कहके लगा रहे थे। अनम को जब मालूम हुआ था उसका दिल बैठा जा रहा था। न जाने डैड क्या करेंगे रहीम के साथ। वो टहलती हुई बोली। डैड क्यों उसे पार्टी में लेकर गए? यकीनन बेइज्जत करने के लिए लेके गए होंगे। प्यार तो उन्हें सिर्फ तानीन से है, तो फिर मेरी पसंद की क्या अहमियत? इतना सब होने के बाद उन्होंने एक बार भी मेरी ख्वाहिश को मद्देनजर नहीं रखा। उनके लिए सिर्फ उनका स्टेटस ही सब कुछ है, या फिर दानीन, क्योंकि वो खूबसूरत है और मैं दानीन जैसी खूबसूरत नहीं। ना मेरे पास दानीन जैसी आंखें हैं, ना उसके जैसा रंग। अनम कॉम्प्लेक्स का शिकार थी। ओहो, ड्रिंक नीचे गिर गई। रहीम, एक काम करो, अपनी शर्ट उतारो और जमीन साफ करो। जुबैर नीचे देखते हुए बोले। रहीम आंसू साफ कर रहा था। जल्दी करो, क्या सोच रहे हो? वो गुस्से से बोले। रहीम तूंक निकलता शर्ट उतारने लगा। पार्टी में मौजूद तकरीबन सभी लोग इस तमाशे से महजूज हो रहे थे, सिवाय इस एक लड़की के जो हमदर्दी और दुख से रहीम को देख रही थी। रहीम ने शर्ट उतारी और जमीन पर रगड़ी ड्रिंक साफ करने लगा। आस पास सबके कहके गूंज रहे थे। रहीम को लगा वो मर चुका है। इतनी तजलील, इतनी तजहीक। शायद उसकी जगह कोई और होता तो मर चुका होता, लेकिन वो अभी जिंदा था, क्योंकि उसे जिंदा रहना था, अपने घर की बका की खातिर। अपनी मोहब्बत की सजा उसे तनहा झेलनी थी। अपने घर को इस अताब से महफूज रखना चाहता था वो। तभी अपनी इज्जत का जनाजा निकालने यहाँ आ गया। ये नमूना कहाँ से उठा कर लाए हो? आहिल कोट उतारता हुआ बोला। जी सर, यही एक मिला है। आहिल उसके सामने कुर्सी पर बैठ गया। अब तुम खुद इंतखाब कर लो, मार खाकर बताओगे या फिर बिना मार के बताओगे? आहिल आस्तीन ऊपर चढ़ाता हुआ बोला। मैंने कुछ भी नहीं किया। फिर क्या? बताओ, वो चिल्लाया। सर, आपने बॉस का नाम बता दो, वरना ये इस बात से भी इनकारी हो रहा कि स्मगलिंग के काम में ये शामिल है। ये रफीक अहले खाना आहिल के कान में सरगोशी करने लगा। वेल, कोई मसला नहीं रफीक, अभी इसकी तबीयत दुरुस्त कर देता हूं मैं। आहिल उसका गिरबान पकड़ता हुआ खड़ा हो गया। चेहरे पर जमाने भर की सख्ती उदाई। एक बार फिर पूछ रहा हूँ, किसके लिए काम कर रहा है तू? आहिल उसका जबड़ा पकड़ता हुआ बोला। वो नफी में सर हिलाने लगा। ठीक है फिर, मजा चखना आप। आहिल ने कहकर उसके मुंह पर मुक्का मारा। उसके दोनों हाथ बांध कर रखे थे। आहिल ने दिए दीगरे कई मुक्के उसके मार दिए, कभी दीवार से पटखा, कभी जमीन पर। वो अधमुआ हुआ जमीन पर गिर चुका था, लेकिन एक लफ्ज मुंह से नहीं निकला। आहिल फिर से उसकी जानिब बढ़ा, लेकिन रफीक बीच में आ गया। सर, मजीद मारा तो ये मर जाएगा। आहिल हंकार भरता पीछे हो गया। इसे दोबारा पूछना, और अगर ये ना बताए तो मैं सुबह दूसरा डोज आजमाऊंगा, लेकिन मुझे जल्द से जल्द जानना है। आहिल कहता हुआ बाहर निकल गया। रफीक नफी में सर हिलाता इस लड़के को देखने लगा। अगर बता देते तो इतनी धुलाई ना होती तुम्हारी। लड़का बेहोश हो चुका था। तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है ना? वो कैसे गायब हो सकता है? डॉक्टर कुदसिया की परेशानी पर शिकने उठी। मैडम, उसने कहा था बाइक पर आता हूँ, लेकिन वो आया ही नहीं। हमने मालूम करवाया है पुलिस के हाथों, लेकिन नहीं लगा। तो फिर किसके साथ है? किसके हाथ लगा है वो? हैरानी से बोली। इस बात का इल्म नहीं, वो रूपोश हुआ है या किसी के अगवा कर लिया गया है। वो सर झुकाकर बोला। सब के सब बेकार हो तुम, एक काम भी ठीक से नहीं होता। वो झुंझुलाकर बोली। जुबैर को अपने कामों से फुर्सत मिले तो यहाँ पर ध्यान दे। वो फोन मिलाती हुई बोली। लेकिन फिर नाकामी हुई। 2 दिन हो गए दानी कमरे से बाहर नहीं निकली। आहिल ने दोबारा दानी से किसी नोयत की बात नहीं की। चेंज करके आहिल कमरे में निकला और किस कमरे में दानी थी उसकी जानिब चल दिया। दानी सोफे पर बैठी टेबल नेल पेंट लगा रही थी। आर्ट से सर उठाकर देखा। दिल तो चाह रहा था कि उसे बाहर निकाल दे, लेकिन अपनी प्लान की खातिर खामोश रही। आहिल दानी के साथ आकर बैठ गया। दानी अपने काम में मशगूल रही, जैसे वो यहाँ मौजूद ही ना हो। दानी, आहिल ने धीरे से पुकारा। दानी उंगली पर ब्रश फेरती हुई बोली। तुम नाराज हो? तुम्हें मालूम होना चाहिए, दानी, गलती मेरी थी, लेकिन गलती तुम्हारी भी थी। तुम इस तरह क्यों रिएक्ट कर रही थी? आहिल, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। दानी का चेहरा किसी भी तासुर से पाक था। यहाँ देखो। आहिल उसका रुख अपनी जानिब मोड़ता हुआ बोला। दानी हाथ के रोके बिना उसके देखने पर, आओ कमरे में चलें। चंद पल खामोशी की नजर हो गए। आहिल उसकी बाजू पकड़ता हुआ खड़ा हो गया। दानी, सिर्फ एक ही रात की बात है। दानी आहिल को देखती हुई सोचने लगी। आहिल अबरूज काकर दानी को देखने लगा।
دانی نیل پینٹ رکھتی کھڑی ہو گئی۔ تم پورے کے پورے جاہل حیات ہو، دانی اس کے ساتھ چلتی ہوئی بولی۔ آہل مسکرایا تو ڈمپل پھر سے یاد آیا۔ تم ناراض ہو کر بالکل اچھی نہیں لگتی، آہل اس کے سامنے بیڈ پر بیٹھتا ہوا بولا۔ اچھا، پھر کیسے اچھی لگتی ہوں؟ جب ہستی مسکراتی ہو، آہل مسکراتا ہوا بولا۔ دانی ناک چڑھاتی ہوئی اسے دیکھنے لگی۔ دانی مجھے کام سے جانا ہے اس وقت، دانی سرمئی آنکھوں میں حیرت سموئے اسے دیکھنے لگی۔ اس وقت تم سو جانا، میرا انتظار مت کرنا، آہل اس کا منہ تھپتھپاتا ہوا بولا۔ پھر مجھے کیوں لائے تھے اس روم سے اگر تم نے خود چلے جانا تھا تو؟ دانی منہ بسوڑتی ہوئی بولی۔ تمہیں تنگ کرنے کے لیے، آہل اس کی پیشانی سے اپنی پیشانی ٹکراتا ہوا بولا۔ دانی خفگی سے اسے دیکھنے لگی۔ آہل مسکراتا ہوا کھڑا ہو گیا اور اسٹڈی میں چلا گیا۔ چند لمحوں بعد آہل کا فون رنگ کرنے لگا۔ آہل اجرت میں باہر نکل گیا، نہ دانی کو بائے بولا نہ ہی اسٹڈی کو لاک کیا۔ دانی سانس خارج کرتی بیڈ سے نیچے اتر گئی۔ سر، میں باہر گیا تھا اور جب واپس آیا تو یہ اس حال میں ملا۔ رفیق زمین پر گری اس لڑکے کی لاش کو دیکھتا ہوا بولا۔ شٹ، زبیر کا نام تو لے لیا تھا مگر عدالت میں بھی جا جاتا۔ آہل نے جھنجھلا کر بات ادھوری چھوڑ دی۔ سر، آگے کیا حکم ہے؟ اس کی لاش کو ٹھکانے لگاؤں اور عمیر سے معذرت کر لینا، میں دوبارہ نہیں جا سکا اس سے ملنے، انہی کاموں میں الجھا ہوا تھا، کل جلسہ بھی ہے میرا۔ آہل بالوں میں ہاتھ پھیرتا ہوا بولا۔ جی سر، ٹھیک ہے، اور دانین میڈم کے لیے آپ نے جو تیاریاں کرنے کو بولا تھا وہ بھی پایا تکمیل کو پہنچ چکی ہیں۔ گڈ، لیکن میں صبح جاؤں گا نظر ثانی کرنے کے لیے تاکہ کسی قسم کی کمی نہ رہ جائے۔ 2 دن سے دانی سے بات نہیں ہوئی، ناراض ہے، لیکن میں جانتا ہوں یہ سرپرائز اس کی ساری ناراضگی ہوا کر دے گا۔ آہل مسکرا کر بولا۔ جی سر۔ دانی اسٹڈی روم میں آ گئی۔ کون تھی وہ لڑکی جس کی تصویریں دیکھی تھی میں نے؟ آہل، تم نے مجھ سے بہت کچھ چھپا رکھا ہے، دانی بولتی ہوئی ریک کی جانب آ گئی۔ آدھا گھنٹہ بیت گیا لیکن خاطر خواہ نتیجہ نہ نکلا۔ دانی مایوسی سے بکس کو دیکھنے لگی۔ بس مزید میں نہیں ڈھونڈ سکتی، دانی بولتی ہوئی بیڈ پر بیٹھ گئی۔ دانی کی نظر بائیں جانب پڑی تو آنکھوں میں حیرت سمٹ آئی۔ میں نے ان بکس کو ہاتھ نہیں لگایا۔ پھر دانی بولتی ہوئی کھڑی ہو گئی۔ کتابیں الٹی سیدھی پڑی تھی۔ دانی ایک ایک کر کے بکس نکالنے لگی۔ او، تو تم بکس کے پیچھے رکھتے ہو اپنے راز، دانی ڈائری اٹھاتی ہوئی بولی۔ اے ڈی، اے سے آہل اور ڈی سے دانی، لیکن یہ ڈائری تو پرانی لگتی ہے، پھر میرا نام نہیں ہو سکتا، ڈی سے کسی اور کا نام ہوگا، کہیں اس تصویر والی لڑکی کا نام تو نہیں؟ دانی کے دماغ میں جھماکا ہوا۔ اس سے پہلے آہل واپس آئے میں اسے سنبھال کر اپنے پاس رکھ لیتی ہوں، شاید اب مجھے معلوم ہو جائے کہ آہل حیات ہے کیا۔ دانی سوچتی ہوئی باہر نکل آئی، یونی کا بیگ اٹھایا اور ڈائری اس میں رکھ دی۔ سانس خارج کرتی دانی بیڈ پر آ کر لیٹ گئی۔ دانی چھت کو گھور رہی تھی، پھر کروٹ بدل کر آہل کی خالی نشست کو دیکھنے لگی۔ آہل حیات، اب تمہیں معلوم ہوگا جب کوئی دھوکہ دیتا ہے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ اب تمہیں اندازہ ہوگا کہ میں کیا محسوس کر رہی ہوں۔ مجھے کھلوانا بنا کر رکھا ہوا تھا نا، اب جب تمہارے جذبات کا مذاق بنے گا تب تمہیں احساس ہوگا۔ دانی نخوت سے سر جھٹکتی ہوئی بولی۔ رحیم، تم نے میرا نمبر کیوں بلاک کر دیا ہے؟ انم ملازم کا فون پکڑے کھڑی تھی۔ انم، تم پلیز بات کو سمجھو، ہم جیسے لوگ تم بڑے لوگوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ہمارے پاس سب سے قیمتی چیز عزت ہوتی ہے، اور اگر کوئی اسی پر ڈاکہ ڈال دے تو ہم تو کہیں کے نہیں رہتے۔ رحیم نے مجھے تو بتا دیا ہوا، کیا ہوا ہے؟ اس دن ڈیڈ تمہیں کیوں لے کر گئے تھے اپنے ساتھ؟ اس رات کا منظر نظروں کے سامنے گھوما تو رحیم کی آنکھوں سے ایک آنسو چھلک پڑا۔ بس تم چھوڑو اس بات کو، جو بھی ہوا میں بالکل ٹھیک ہوں۔ تم نے یہی پوچھنے کے لیے فون کیا ہے نا؟ ہاں، مجھے ٹینشن ہو رہی تھی، ڈیڈ اچانک تمہیں لے گئے اور اس کے بعد تم نے میرا نمبر بلاک کر دیا۔ انم، اگر ہمارے ہاتھوں میں ملنے کی لکیر ہوگی تو ہم ضرور ملیں گے، اور اگر ملنے کی لکیر نہیں ہے تو پھر کتنی کوشش کیوں نہ کر لیں، ہم کبھی نہیں مل سکتے، ایک نہیں ہو سکتے۔ رحیم تحمل سے بولا۔ پلیز ایسا مت بولو۔ انم کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ انم، حقیقت پسند بنو، خیالوں کی دنیا میں رہنے والوں کو اکثر حقیقت توڑ دیتی ہے۔ میں نہیں ٹکرا چاہتی، میں نہیں چاہتی ہمارے خواب ٹوٹیں، ایک چھوٹی سی تو خواہش کی تھی، میں نے تمہارا ساتھ، بس اور کچھ نہیں۔ انم، قسمت کے آگے میں بھی مجبور ہوں اور تم بھی، ہم اپنے نصیب سے لڑ نہیں سکتے۔ میں ہی مانتی کچھ بھی، میں نے آج تک برداشت کیا، مجھ سے زیادہ دانی کو اہمیت دی جاتی ہے، اس سے زیادہ محبت ملی، خاموش رہی، کچھ نہیں کہا، لیکن نہیں، میں تم سے دستبردار نہیں ہو سکتی رحیم۔ فون میں انم کی سسکیاں سنائی دے رہی تھی۔ رحیم میں اس سے زیادہ سکت نہ تھی، اس کا فون بند کر دیا۔ ہیلو رحیم، رحیم میری بات سنو، ہیلو ہیلو۔ انم بول رہی تھی لیکن چپ، فون دیکھا تو کال کاٹ چکی تھی۔ انم وہیں زمین پر بیٹھ گئی۔ ڈیڈ، کیوں کر رہے ہیں آپ ایسا؟ قسمت سے زیادہ تو آپ ہمیں الگ کرنے کے لیے لگے ہوئے ہیں۔ انم گال رگڑتی ہوئی رو دی، چھری اٹھائی اور زبیر کے کمرے کی جانب چل دی۔ دروازہ نوک کیا اور کھول کر اندر داخل ہو گئی۔ انم، کیا ہوا تم اس وقت؟ ثانیہ حیرت سے بولی۔ ڈیڈ، آج اس بات کا فیصلہ ہو ہی جائے۔ کس بات کا فیصلہ؟ وہ انم کے ہاتھ پہ چھری دیکھ کر ششدر رہ گئے۔ یا تو میرا اور رحیم کا رشتہ باقی رہے گا یا پھر میں، بتائیں اب آپ کے لیے آپ کی کلاس زیادہ اہمیت رکھتی ہے یا میری زندگی؟ انم ہذیانی انداز میں بول رہی تھی۔ انم پلیز،
इसको हटाओ हाथ पर से, लग जाएगी। जुबैर फिक्रमंदी से बोले। मेरी बात का जवाब दें। अनम ने बच्चों के लिए खेलने के लिए चीज नहीं, प्लीज अपने डैड की बात मानो, फेंक दो इसे, कुछ हो जाएगा। वो आहिस्ता आहिस्ता बोले। डैड, अगर आपने मजीद एक कदम बढ़ाया तो मैं चला दूंगी। अनम जोर से देकर बोली। खून का एक कतरा अनम की कलाई से मार्बल के फर्श पर जा गिरा। ठीक है, मैं कुछ नहीं करूंगा, लेकिन प्लीज तुम इसे फेंक दो। खून बह रहा है। जुबैर के चेहरे पर परेशानी की लकीरें थी। अनम, डैड की बात मान लो, हम इस रिश्ते को खत्म नहीं करेंगे, अब तो छोड़ दो इसे। सानिया फटी फटी आंखों से देखती हुई बोली। प्रॉमिस? अनम जुबैर की आंखों में देखती हुई प्रॉमिस करने लगी। अनम ने छुरी नीचे फेंक दी। जुबैर ने आगे बढ़कर उसे सीने से लगा लिया। पागल हो गई हो क्या? भला तुमसे बढ़कर मुझे अपनी क्लास हो सकती है क्या? वो नम आंखों से बोले। डैड प्लीज हमें अलग मत होने दीजिएगा, मैं मर जाऊंगी। अनम का चेहरा आंसुओं से तर था। इलेक्शन हो जाए फिर धूमधाम से तुम्हारी शादी करूंगा, जुबैर ने उसकी पेशानी पर बोसा देते हुए कहा। सच में डैड? अनम नम आंखों से मुस्कुरा दी। बिल्कुल सच। सानिया आगे बढ़ी। आइंदा कभी ऐसा सोचना भी मत, वो खफगी से देखती हुई बोली। थैंक यू मॉम डैड। अनम दोनों के वस्त में खड़ी थी। सानिया भी नम आंखों से मुस्कुराने लगी। अब तुम कमरे में जाओ और पुरसुकून होकर सो जाओ, जुबैर उसके सर पर हाथ रखते हुए बोले। ओके डैड। अनम की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। तुम सच में उनकी शादी करवाओगे? सानिया जुबैर को देखती हुई बोली। अब तो करवानी पड़ेगी, अपने सामने अनम को मरते देख सकता हूं मैं भला? जुबैर रुख फेर कर बोले। ठीक है, ठीक कह रहे हो तुम। वैसे भी अब तो सबको इल्म हो चुका है, फिर क्या फायदा इन्हें अलग करने का? सानिया अफसोस से बोली। जुबैर नंबर मिलाते हुए बाहर निकल आए। जी डैड। दानी नींद के खुमार में थी। दानी, कल के लिए तैयार हो तुम? जी डैड। कंफर्म है? आई एम रेडी। ओके ठीक है, फिर कल मुलाकात होगी। ओके डैड। दानी फोन बंद करती फिर से सो गई। आहिल रात गए कमरे में आया तो लाइट ऑन थी। दानी अभी तक जाग रही है। वो हैरत से बोलता आगे आ गया, लेकिन जब दानी की नजर टकराई तो वो बेसुध सो रही थी। आहिल ने उसके लबों पर मुस्कुराहट बिखर गई। आहिल चेंज करके अपनी जगह पर आ गया। सुरमई आंखें इस वक्त बड़े पर्दे में थी। आहिल की नजरें दानी के रोशन चेहरे पर थी, जहां उसके बाल मुंतशिर थे। आहिल ने हाथ बढ़ाया और दानी के चेहरे से बाल हटाने लगा। आहिल के लफ्ज पर दानी कसमस आई। दानी की नींद खराब ना हो, आहिल इस ख्याल से फौरन अपना हाथ हटा चुका था। आहिल दानी को ही देख रहा था। दानी नींद में मुस्कुराने लगी तो आहिल भी मुस्कुरा दिया। दानी को देखता वो कब नींद की वादी में उतरा उसे खुद भी मालूम ना हुआ। क्या हुआ डॉक्टर कुदसिया? जुबैर सुबह सवेरे अड्डे पर आकर बोला। तुम्हें कुछ होश है? तो मालूम होता ना कि डिप्टी ने किसी को अगवा कर लिया। क्या? लेकिन इस दिन तो सब कुछ सच बचकर निकल आए थे। सब आ गए थे, लेकिन डिप्टी ने बाइक पर आने वाला बोला था और अब तक नहीं आया, जिसका साफ यही मतलब है कि वो डिप्टी के हवाले हो चुका है। वो उस समय चिल्ला रही थी। तो एक बात से मैं भी आपको आगाह करता चलूं, आहिल सब जानता है, सब कुछ मेरे बारे में। आकर उसने एतराफ किया है। वो सबके बदले की आड़ में कर रहा है ये सब, और बहुत जल्द अब भी बराबर की शरीक है वो। तो एक बात से मैं भी आपको आगाह करता चलूं, आहिल सब जानता है, सब कुछ मेरे सामने आकर उसने एतराफ किया है कि वो ये सब बदले की आड़ में कर रहा है, और बहुत जल्द वो आपके गले में भी तोक डाल देगा। जुबैर, अगर तुमने मेरा नाम लिया तो तुम्हारा नामो निशान मिटा दूंगी। वो तैश में बोली। आराम से डॉक्टर साहिबा, भूले मत, आप भी बराबर की शरीक हैं और सबूत मेरे पास भी हैं। एक लम्हा लगेगा आपका राज फाश करने में। इसी वक्त आहिल हयात की आपके नंबर पे कॉल आ रही थी। और सबूत मेरे पास भी हैं, एक लम्हा लगेगा मुझे इसका राज फाश करने में। इसके बाद आहिल हयात के साथ क्या करेगा तुम्हारे साथ, वो भी अंदाजा है तुम्हें। जुबैर देखते हुए तेवर बदल रहे थे। डॉक्टर कुदसिया अब लब भींचे उसे देखने लगी। हमें लड़ने की बजाय मसले से काम लेना चाहिए। वो मफाहमत पर उतर आई। बिल्कुल, मैं भी यही चाहता हूँ। जुबैर उनके सामने कुर्सी पर बैठ गया और बोला। जुबैर, तुम आहिल को इस बात का इल्म नहीं होने दोगे कि मैं भी तुम्हारे साथ शामिल थी? हाँ, लेकिन तब तक आप मेरे साथ ताल्लुका दुरुस्त रखेंगी। ये जो कुछ वो गुस्सा निकाल रहे हैं, आपका मुलाजिम यही हूँ। जुबैर और राया। अच्छा अच्छा ठीक है। वो बस गुस्से में निकल गया। अब ध्यान रखूंगी। ध्यान रखेंगी तो बेहतर होगा। जुबैर खड़ा होता हुआ बोला। कहाँ? कुछ काम है और मशवरा लेकर। जुबैर, तुम आहिल को इस बात का इल्म नहीं होने दोगे कि मैं तुम्हारे साथ शामिल थी? ये जो मुझ पर गुस्सा निकाल रही है ना, मैं आपका मुलाजिम नहीं हूँ। जुबैर और राया। अच्छा अच्छा ठीक है। वो बस गुस्से में निकल गया। अब ध्यान रखूंगी। ध्यान रखेंगी तो बेहतर होगा। जुबैर खड़ा होता हुआ बोला। कहाँ? कुछ काम है और मेरा मशवरा माने तो कुछ अरसा यहीं पर रहें। पुलिस हमारी ताक में लगी हुई है, हम जगह जगह तब्दील कर रहे हैं और वो हमें पर हाथ डाले। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। और एक काम करना है जुबैर। क्या काम? मेरे क्लिनिक पर एक लड़की आई थी, आगे पीछे कोई थी, सिर्फ एक मामू है उसका, उसको उठवाना है। खूबसूरत भी है, अच्छे दाम मिलेंगे उसके। मुझे एड्रेस और लड़की की तफसील मेल कर दें, मैं आसिम को बोल दूंगा, हो जाएगा काम। जुबैर चलता हुआ बोला। ठीक है, मैं कर देती हूँ। जुबैर बिना कुछ बोले बाहर निकल गया। आज मेरा नंबर फेवरेट कलर पहनूंगी अपना।
आहिल दानी का हाथ पकड़ता हुआ बोला। दानी की पेशानी पर शिकने उभरी। क्यों? दरअसल मेरा दिल चाह रहा है। दानी की पेशानी पर शिकने उभरी। क्यों? बस मेरा दिल कर रहा है। आहिल गौर से उसका चेहरा देखता हुआ बोला। कभी कभी तुम बहुत कंफ्यूज कर देते हो मुझे। दानी झुंझुली लेती हुई बोली। कौन सा तुम्हारा फेवरेट कलर? दानी अलमारी की जानिब देखती हुई बोली। ब्लैक। दानी का हाथ अभी तक आहिल के हाथ में था। और अगर मेरे पास ब्लैक ना हो फिर अभी आ जाएगा, कोई मसला नहीं। अच्छा चलो, अभी चाय मुझे मंगवा दो। दानी उसकी जानिब देखती हुई बोली। 1 मिनट। आहिल उसका हाथ छोड़ता हुआ फोन को निकाल कर कमरे से चला गया। दानी सांस करती कबर्ड की तरफ मुड़ने लगी। बस 5 मिनट और आहिल अंदर आ गया। दानी वह मुश्किल मुस्कुराई। दानी आज मेरा जलसा है, इसलिए ड्राइवर तुम्हें लेने आएगा। गाड़ी यूनी के बाहर रुकी थी। ठीक है, दानी कहकर बाहर निकल गई। दानी ने चलते हुए चेहरा मोड़कर देखा। हमेशा की तरह आज भी वो दानी को देख नहीं पा रहा था। वो जा चुका था। मेरे अंदर जाने का भी इंतजार नहीं करते तुम? दानी सर झटकती तेज तेज कदम उठाने लगी। सर, दानी मैडम यूनी में नहीं है। गार्ड को बुलवाया तो उसने अंदर आकर बताया। व्हाट? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? क्या यूनी में नहीं तो फिर कहाँ है? आहिल खड़ा हो गया। पता नहीं सर, मैं इंतजार कर रहा था लेकिन मैडम बाहर नहीं आई। फिर अंदर जाकर पूरी जानिब से पूछा तो वहां भी नहीं है। यूनी नहीं तो फिर कहाँ है? आहिल खड़ा हो गया। पता नहीं सर, मैं इंतजार कर रहा था लेकिन मैडम बाहर नहीं आई। फिर अंदर जाकर पूरी यूनी में देखा लेकिन मैडम कहीं नहीं थी। और घर? आहिल मुठ्ठियां भींचकर बोला। नो सर। वो मायूसी से हाथ झुकाकर बोला। व्हाट रबिश! सब तुम पागल हो गए हो क्या? कौन ले गया दानी को? आहिल हल्के बल चिल्लाया। क्या हुआ? तारिक रफीक घर के अंदर दाखिल हुआ। रफीक ऐसे नकार लोगों की तुम निकाल सकते हो। आहिल उस पर धाड़ा। सॉरी सर, मुझे इल्म नहीं था इस बात का। ये फजूल आदमी मुझे आकर कह रहे हैं दानी गायब है। कैसे गायब हो सकती है वो? आहिल उसका गिरबान पकड़ता हुआ। सर, मैं खुद से आपके साथ हूँ। रफीक सर झुकाकर बोला। गाड़ी निकालो। आहिल कोट का बटन बंद करता हुआ बोला। और सर, जलसा कैंसिल कर दो। दुनिया के हालात देख के थोड़ा ठंडक होगी तो फिर हम ये काम करेंगे। इमरजेंसी आ गई, कैंसिल कर दो सब कुछ। आहिल, हयात को इमरजेंसी आ गई है। तानी ने भड़कर कुछ अहम कहा। आहिल बोलता हुआ बाहर निकल गया। रफीक नंबर मिलाता उसके अकब में चलने लगा। आहिल यूनी आया और एक एक जगह खुद देखने लगा। सर, हम नहीं जानते वो कब यूनी से निकली। चौकीदार आहिल के सामने खड़े हुए थे। कोई नहीं जानता दानी कब बाहर निकली, तो क्या उसे आसमान निकल गया है? उसके गिरबान से पकड़ता वो उस चिल्लाया था। आहिल हंकार भरता पीछे को हो गया। आहिल खुद को संभालता वहां से निकल गया। घर आया तो वहां भी दानी का नामो निशान नहीं था। दानी, कहाँ चली गई हो तुम? आहिल बालों में हाथ फेरता हुआ बोला। सुबह से रात होने को थी और दानी के बारे में कुछ मालूम नहीं हुआ। आहिल बेबसी की इंतहा पर था। आहिल टूट रहा था। उसकी हिम्मत जवाब देती जा रही थी। पता नहीं किस हाल में होगी दानी। वो मुंह पर हाथ फेरता हुआ टहल रहा था। आहिल की आंखें नम थी। क्या खबर है रफीक? आहिल उसे अंदर आते हुए देखकर बेसब्री से बोला। रफीक नफी में सर हिलाता चेहरा झुका गया। सर, शहर में नाकाबंदी लगाई। जी सर, चेक पोस्ट पर लगा हर गाड़ी पर चेक हो रही है। मैं खुद खुफिया तौर पर भी मालूम करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन कोई सुराग नहीं मिल रहा। मैंने यूनी की सीसीटीवी फुटेज देखी है। दानी मैडम 12 बजे तक यूनी में दिखाई दी। उसके बाद वो नजर नहीं आई। रफीक, वो कहाँ जा सकती है? आहिल गिरने के से अंदाज में बैठ गया। सर, रफीक आगे बढ़ा। जाओ रफीक, मैं ठीक हूँ। आहिल चेहरे पर दोनों हाथ रखता हुआ बोला। रफीक ना चाहते हुए भी चला गया। दानी, कहाँ ढूंढूं मैं तुम्हें? आहिल ने हाथ हटाए तो वो फिर से 10 साल बाद आज आहिल हयात रो रहा था, जो अपने चाचू की मौत पर भी नहीं रोया। वो दानी को खोने के खौफ से रो रहा था। आहिल का चेहरा आंसुओं से तर था। दानी, तुम नहीं जा सकती, मुझसे दूर नहीं। वो नफी में सर हिलाता हुआ बोल रहा था। आहिल ने उठकर सिगरेट सुलगाई और पीने लगा। मतवातर आंसू उसके रुखसार को भिगो रहे थे। एस्ट्रे भर चुका था लेकिन आहिल का दुख जूं का तूं बरकरार था। 3 घंटे मजीद बीत गए। आहिल एक के बाद दूसरी सिगरेट सुलगा रहा था। एक आग अंदर जल रही थी और एक बाहर। इन दोनों में सिर्फ आहिल हयात झुलस रहा था। नॉट अगेन। हर बार ऐसा नहीं होगा। मैं तन्हा नहीं रहूंगा। मुझे किस्मत से लड़ना पड़ा तो इस बार लड़ूंगा लेकिन मैं दानी को खुद से दूर नहीं जाने दूंगा, किसी शर्त पर भी नहीं। आहिल चेहरा साफ करता हुआ बोला। शर्ट दुरुस्त करता बाहर निकला जहां रफीक उसका मुंतजर था। सर, ये काम जुबैर का है। वो कैसे? आहिल सुरखंगारा बनी आंखों से देखता हुआ बोला। सर, वो भी गायब है सुबह से। ओह, लेकिन दानी को गायब करवाने का क्या मकसद? सर, शायद वो जमीन वापस लेना चाहता हो, इसीलिए ऐसे ओछे हथकंडे इस्तेमाल कर रहा। जुबैर को मैं किसी सूरत नहीं बख्शने वाला। आहिल मुठ्ठियां भींच कर बोला। आहिल तेज तेज कदम उठाता बाहर निकल गया। आहिल ने बटन दबाए तो हर चीज रोशन हो गई। फर्श सुर्ख रंग के गुब्बारों से ढका हुआ था। रेड और गोल्डन कलर की लाइट से सब कुछ चकमगाने लगा था। सामने दीवार पर हैप्पी बर्थडे दानी लिखा था। वस्त में बड़ा सा फानूस लटक रहा था। दीवारें लाइट से मखफी थी। 2 मोती आहिल की आंख से टूटकर रुखसार पर आ गिरे। आहिल ने जेब से डिब्बे निकाली जिसमें नीले हीरे की अंगूठी थी। सब कुछ
दोहरा का दोहरा रह गया था। वो घुटनों को जमीन पर रखता हुआ बोला, दानी कहाँ चली गई हो? प्लीज वापस आ जाओ। आहिल बिखर रहा था, रेजा रेजा हो रहा था। आहिल ने डिब्बी जेब में डाली और बाहर निकल आया। रफीक, आग लगवा दो यहाँ। लेकिन सर क्यों? रफीक ताज्जुब से बोला। जो कहा है वो करो। आहिल अपने हवास में नहीं था। जी सर ठीक है। एक और बात सर। क्या? आहिल अबरूज काकर बोला। सर मुझे लगता है जुबैर दानीन मैडम को मुल्क से बाहर ले गया है। तुमने मालूम करवाया? जी सर। वो एयर होस्टेस जो मनी लॉन्ड्रिंग के केस में थी, उससे मालूम हुआ है कि आज एक लड़की को गैर कानूनी तौर पर बाहर ले जाया गया है। तुमने उसे आजाद छोड़ रखा है? आहिल को हैरत हुई। जी सर, क्योंकि उसके इस तरह के काम ऐसे लोगों के जरिए ही करवाए जाते हैं। मैंने उसे आजाद छोड़ा था, शायद आज के लिए। मुझे मालूम था कि कौन लेकर गया है, कहाँ लेकर गया है, अभी के अभी सारी मालूमात चाहिए। आहिल उसे झंझोड़ता हुआ बोला। जी सर मैं कोशिश करता हूँ। पूरी तरह मुंह नहीं खोल रही, लेकिन मालूम हो जाएगा। रफीक कहकर निकल गया। नाजरीन, ताज़ा तरीन खबर से आपको आगाह करते जाएं, आज वजीर आला आहिल हयात का जलसा था, लेकिन किसी बात के बायस मनसूख कर दिया गया। अवाम दिल बर्दाश्ता हो रही है। उनका कहना है अपने लीडर से ऐसी तवक्को नहीं थी। ऐसी कौन सी वजह होगी जिसके बायस वजीर आला आहिल हयात ने चंद घंटे कबल जलसा मनसूख कर दिया? अभी तक इस हवाले से हमें कोई खबर नहीं मिली। जैसे ही लेकिन हमें मालूमात मिलेंगी, सबसे पहले हम आपको आगाह करेंगे। मजीद जानने के लिए हमारे साथ रहिए। आहिल ने फोन बंद कर दिया। एक सोच दूसरी सोच पर हावी हो रही थी। आहिल को लगा उसके दिमाग की नसें आज फट जाएंगी। एन उसी लम्हे आहिल का फोन रिंग करने लगा। जुबैर का नाम देखकर आहिल सीधा होकर बैठ गया। तुमने जलसा मनसूख कर दिया? ओहो, बहुत अफसोस हुआ मुझे सुनकर। दानी कहाँ है जुबैर? आहिल चिल्लाया। दानीन तो तुम्हारे पास थी ना, फिर मुझे कैसे? बकवास मत करो, अच्छे से जानता हूं मैं। अब सीधी तरह बोलो, क्या चाहिए तुम्हें? ऑस्ट्रेलिया आ जाओ, बता दूंगा क्या चाहिए मुझे। कहाँ हो तुम? आहिल खड़ा हो गया। आकर ढूंढ लो, जुबैर ने कहकर फोन बंद कर दिया। रफीक, मुझे ऑस्ट्रेलिया जाना है, जल्दी मेरा जेट तैयार करवाओ। और एक बात, किसी को भी इल्म नहीं होना चाहिए मेरी रवानगी का, समझ रहे हो ना तुम? जी सर, मैं खुद देखता हूँ। आहिल कमरे से बाहर निकला। रॉबिन, जल्दी से मेरा बैग तैयार करो, हरी अप। आहिल इशारा करता हुआ बोला। ये तो मालूम हो गया दानी जुबैर के पास है, लेकिन वो ठीक है या नहीं ये तो वहां जाकर मालूम होगा। जुबैर का कोई भरोसा नहीं, वो दानी को नुकसान पहुंचा सकता है। आहिल बालों में हाथ फेरता हुआ बोला। दानी बाल बांधती कमरे से निकली। डैड, आहिल आ गया? हो सकता है पहुंच चुका हो, क्योंकि मैंने उसे कह दिया था। दानी इस बात में सर हिलाती बैठ गई। तुम नाश्ता करो, मैं एक फोन कर लूं। जुबैर खड़े होते हुए बोले। दानी टेबल पर पड़े नाश्ते को घूरने लगी। रोज आहिल के साथ नाश्ता खाने की आदी सी हो गई थी। लेकिन आहिल, तुम्हें कैसे पता चलेगा कि मैं डैड के साथ इस प्लान में शामिल हूँ? दानी मुंह पर उंगली रखे सोचने लगी। कोई मसला नहीं, मैं खुद तुम्हें बताऊंगी। पहले बेवकूफ बनाऊंगी, फिर हकीकत से रोशनास कराऊंगी। दानी सोचती हुई खाने लगी। आहिल एल्बरी की सरजमीन पर खड़ा था। आंखों पर गॉगल्स लगाए, 3 पीस पहने वो हमेशा की मानिंद सहर अंगेज दिखाई दे रहा था। रफीक, तुमने स्मिथ को आगाह कर दिया था? जी सर, वो आ गया होगा गाड़ी लेकर। रफीक रफीक आसपास देखता हुआ बोला। रफीक मतलाशी निगाहों से गिरदोपेश को देख रहा था और उसे मतलूबा शख्स नजर आ गया। सर वो वहां खड़ा है, आ जाए। रफीक आगे बढ़ता हुआ बोला। आहिल रफीक के हमरा चलने लगा। आहिल हयात स्मिथ खुश दिली से आहिल के गले लगा। कैसे हो स्मिथ? बिल्कुल फिट, लेकिन तुम फिट नहीं लग रहे। वो आहिल का जायजा लेता हुआ बोला। काफी टाइम बाद देख रहे हो ना, इसलिए। आहिल ने मुस्कुराने की सही की। वो दोनों इंग्लिश में बात कर रहे थे। चलें? स्मिथ गाड़ी की जानिब बढ़ता हुआ बोला। बिल्कुल। आहिल कहता हुआ गाड़ी में बैठ गया। आहिल के बाद रफीक भी गाड़ी में बैठ गया। आहिल शीशे ऊपर किए बाहर देख रहा था। ऑस्ट्रेलिया की ये सड़कें वो बहुत बार देख चुका था। सोचा नहीं था दोबारा यहाँ आऊंगा। आहिल की नजर सड़क पर थी। जिंदगी किसी न किसी बहाने हमें वापस ले आती है। वक्त वापस नहीं आता, हम इस जगह वापस चले जाते हैं, लेकिन हमारे वापस जाने से कुछ भी वापस नहीं आता। जो पीछे छूट गया वो वहीं कहीं रह जाता है, फिर कुछ भी वापस नहीं आता। हाथ में रह जाती है तो सिर्फ धूल। आहिल सांस खारिज करता स्मिथ को देखने लगा। स्मिथ ईसाई था। डैड, मैं कब से इंतजार कर रही हूँ आपका। एक नौ उम्र लड़की, सुनहरी बाल, नीली आंखें, बेदाग रोशन चेहरा, स्मार्ट सी चलती हुई सामने आई। आना बड़ी हो गई है, आहिल उसे देखता हुआ बोला। बिल्कुल, पर जीना की मौत के बाद कुछ ज्यादा ही, वो उदासी से बोला। आहिल ने उसके शाने पर हाथ रखा। डैड, आहिल हयात। आना आंखों से इशारा करती हुई बोली। आना मुस्कुराती हुई आहिल के गले लग गई। आहिल 2 कदम पीछे हट गया और मुसाफा करने की गर्ज से हाथ आगे किया। ओ सॉरी। आना शर्मसार सी हाथ पिलाने लगी। आपको मैं याद हूँ? आना आहिल के हमरा चलती हुई बोली। मैं किसी को नहीं भूलता। आहिल धीरे से मुस्कुराया तो आना की निगाह वापस आना भूल गई। वो सताइश से इसके डिंपल को देख रही थी जो अब गायब हो चुका था। खाना रेडी है, आप लोग फ्रेश हो जाएं, फिर मिलकर खाएंगे। आना किचन की जानिब चलती हुई ऊंची आवाज में बोली। आना की किसी बात का बुरा मत मानना आहिल। वो स्मिथ, मैं जानता हूँ तो फिक्र मत करो। थैंक यू। थैंक्स तो तुम्हारा, तुमने मुझे अपने घर में रहने की इजाजत दी। इतना तो कर ही सकता हूँ मैं तुम्हारे लिए। दोस्त किस दिन काम आएंगे ये? आहिल मुस्कुराता हुआ जीने चढ़ने लगा। रफीक, तुम भी चले जाओ। आना बार बार खाना गर्म करके नहीं देगी।
रफीक मुस्कुराता हुआ चल दिया। यहाँ तक आ गए हो तो दानी को भी ढूंढ लो। आहिल जुबैर का मैसेज पढ़ रहा था। कमीने इंसान, दानी को तो मैं ढूंढ ही लूंगा, लेकिन तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। आहिल मुठ्ठियां भींच कर बोला। मिस्टर आहिल, आप लेट हो रहे हैं। आना दरवाजा नॉक करती हुई बोली। सॉरी, आहिल कहता हुआ बाहर निकल आया। दानी एक